गुड मॉर्निंग। क्लास 7 एसएसटी में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग शुरू कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। वो 7th चैप्टर है मेजर वाटर बॉडीज। इस मेजर वाटर बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इसमें जो मेजर वाटर बॉडीज हैं, इन मेजर वाटर बॉडीज में जो मेजर वाटर बॉडीज है उसको हाइड्रोस्फीयर हम लोग पढ़े हैं। अलग अलग स्फीयर के बारे में पीछे पढ़े हैं, तो आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर जो वाटर की उपस्थिति है, जल की उपस्थिति है, वो एक यूनिक फीचर है, अद्वितीय फीचर है। और इस वाटर बॉडीज या वाटर के प्रेजेंस के कारण ही लाइफ इस अर्थ पर सर्वाइव करता है। लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए उसमें एक वाटर भी इम्पोर्टेंट है और इसकी उपस्थिति है। The predominance of water on the earth is clearly evident, though the distribution of area between land and water, which is about 29% and 71% respectively. अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर हम देखते हैं कि अर्थ पर जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि लगभग 3/4 भाग जो है वो वाटर है और 1/4 पार्ट जो है वो क्या है, लैंड है। यानी कि 70% के आसपास जो है वो वाटर कवर्ड एरिया है, 30% जो है वो आपका क्या है, लैंड है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है। आवर अर्थ अपीयर्स ग्रीन एंड ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस से जब बाह्य अंतरिक्ष से जब इस अर्थ को देखा जाता है तो इसका कलर ग्रीन और ब्लू दिखाई देता है। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है, क्योंकि ये आउटर स्पेस से इसका कलर ब्लू दिखाई देता है। ग्रीन इसलिए, ये ग्रीन और ब्लू दोनों कलर दिखाई देता है, मैंने बताया। ग्रीन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ वेजिटेशन अवेलेबल है। जो टोटल अर्थ सरफेस का 30% अर्थ है, उस 30% अर्थ में भी लगभग 20-25-30% पार्ट, उस 30% के 25% जो है वो कवर्ड विद वेजिटेशन, वो पेड़ पौधे से आच्छादित है। एंड ब्लू और नीला इसलिए दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। पूरे पृथ्वी के सतह पर ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, जो टोटल सरफेस का लगभग 70% है वो किसी से वाटर से कवर्ड है। तो वाटर से कवर्ड होने के कारण आउटर स्पेस से हमारा अर्थ ब्लू दिखाई देता है और वेजिटेशन के वजह से हमारा अर्थ ग्रीन दिखाई देता है। अब ये जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, ये जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, इन वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, चूँकि ह्यूज की बात जब हम करते हैं तो ओशन, सी ह्यूज वाटर बॉडीज है जहाँ लार्ज क्वांटिटी में वाटर कलेक्टेड है। इसके अलावा वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आइस कैप के रूप में कलेक्टेड है, माउंटेन्स के ऊपर जम के बर्फ बन के उसके ऊपर कवर्ड है माउंटेन्स। फिर वाटर कुछ ग्राउंड वाटर के रूप में है, कुछ फ्रेश वाटर लैक्स और रिवर्स हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी वाटर की कुछ मात्रा वेपर के रूप में मूव करता रहता है और कुछ अदर फॉर्म भी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, इसकी जब बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.38 बिलियन क्यूबिक मीटर। पृथ्वी पर जो जल का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये पृथ्वी पर जल का जो आयतन है वो आयतन क्या है,
उसको एस्टिमेट किया गया है कि कितना पानी, कितनी पानी की मात्रा है, तो वो 1.38 क्यूबिक मीटर किलोमीटर, 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर एरिया में ये क्या है, वाटर वॉल्यूम है। यानी कि 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर में वाटर सरफेस है, वाटर वॉल्यूम है। और मोस्ट ऑफ दिस वाटर, और ये जो 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर में जो वाटर है, उसमें से अधिकांश वाटर जो है वो सिर्फ ओशन में पाया जाता है। यानी कि अप्रॉक्स 97%, यानी कि 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर का 97% वाटर ओशन में पाया जाता है, सीज में पाया जाता है ना, जिसमें ओशन, सी, बे, जिसको खाड़ी कहते हैं, गल्फ, ओशन, सी, बे, गल्फ, इन सब जगहों पर पाया जाता है। ये सब लार्ज वाटर बॉडी है। और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट कितना, 3%, ये 3% इज फाउंड इन द रिवर्स, स्ट्रीम्स, लैक्स, पॉन्ड्स। बाकी यही 3% वाटर जो है वो नदियों में, झीलों में, तालाबों में, स्ट्रीम्स, धाराओं में, इन सब जगहों पर 3% पाया जाता है। यानी 97% ओशन, सी, बे एंड गल्फ, और 3% जो है वो पाया जाता है रिवर्स, लैक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। अब ओशन वाटर की जब हम बात करते हैं, सी वाटर की जब हम बात करते हैं, है ना, तो ये सब ओशन वाटर, सी वाटर जो है, बे है, इन सबों का वाटर सेलाइन होता है, खारा, नमकीन होता है। बट रिवर वाटर इज फ्रेश, नदियों का जो जल होता है वो फ्रेश होता है, साफ होता है। और यहाँ पर टेबल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है आपको कि ओशन, सी और बे में 97.3%, अप्रॉक्स 97% वाटर है जो सेलाइन वाटर है, खारा पानी। और बाकी आइस कैप्स में 3% बचे, तो उस 3% में से 2% आइस कैप्स के रूप में है। यानी कि जो 3% बचा उसमें 2% माउंटेन के ऊपर वो आइस कैप के रूप में जमा हुआ है, तो 99% हो गए। बचे 1% से भी कम, वो 1% से भी कम टोटल वाटर जो मास है, वॉल्यूम है, उसमें 1% से भी कम ग्राउंड वाटर के रूप में, जिसमें 0.68%। अब जो 1% बचा उसमें मैक्सिमम वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में जमा होगा। बाकी जो फ्रेश वाटर लैक्स और रिवर्स है, लैक्स और रिवर्स में 0.091% और एटमॉस्फेयर में 0.0019% वो वाटर वेपर के रूप में मौजूद होगा। ये हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि जल को कैसे बांटा गया है उसके बारे में इसमें दिया गया है। अब ये जो जल, ये जल अर्थ पर आता कहाँ से है, तो ये जल अर्थ पर मौजूद है, आता कहीं से नहीं है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता रहता है, जिसको आप वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये पानी न घटता है न बढ़ता है, वो एक साइकिल के रूप में रोटेट होता रहता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ये जो रोटेशन है, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑल द टाइम। हर समय वाटर अपना जो फॉर्म है, रूप है, उसको चेंज करता रहता है। कहीं वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है, तो कहीं वाटर सॉलिड यानी आइस के रूप में कन्वर्ट होता है, कभी वेपर वाटर के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 स्टेट्स है वाटर के, और ये कंटिन्यूअस अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है। कहीं सॉलिड है तो वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं लिक्विड है तो वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं गैस है तो वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाटर चेंजेज इट्स फॉर्म ऑल द टाइम्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन।
ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के थ्रू लगातार जो वाटर है वो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। इवापोरेशन आप पढ़ें, व्हाट इज इवापोरेशन? द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। वाटर का वेपर के रूप में कन्वर्ट होना इवापोरेशन का। दूसरा कंडेंसेशन है। व्हाट इज कंडेंसेशन? द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर वेपर, वाटर से वाटर वेपर बना तो इवापोरेशन, और फिर वाटर वेपर से अगेन वाटर बना तो वो हो गया कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन की प्रक्रिया नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में ये कंटिन्यूअस चलता है। बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम। लेकिन पानी की मात्रा, जो वाटर का वॉल्यूम है, जो जल का आयतन है, वो फिक्स है। कितना? तो 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। इतना पानी है, और ये पानी 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर से ना तो ये बढ़ता है ना ही ये घटता है। ये सिर्फ क्या करता है? अपना स्टेट चेंज कर देता है। ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है, ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाता है। बट वाटर का वॉल्यूम अनचेंज, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। वाटर दैट फ्लोज इन द रिवर यमुना टुडे में है फ्लोड डाउन द रिवर नील ईयर्स एगो। आज जो यमुना नदी में पानी बह रहा है, द वाटर दैट फ्लोज इन द रिवर यमुना टुडे, अभी वर्तमान में हमारे देश की एक नदियां हैं, कई नदियां हैं, उनमें यमुना भी प्रमुख नदी है। तो आज जो नदी में पानी बह रहा है, में है फ्लोड डाउन द रिवर नील ईयर से, हो सकता है कि कई वर्ष पहले ये नील नदी में बह रहा, यानी कि नदियां, ये एक नदी दूसरे नदी में, ऐसे आप देखते हैं कि जितनी बड़ी नदियां हैं सबों का पानी फाइनली कहाँ जाके मिलता है? ओशन में जाके मिलता है, सी में जाके मिलता है। तो ये बह रही होगी, लेकिन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये जो वाटर साइकिल है, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होते हैं, वो इवापोरेशन है, कंडेंसेशन। यहाँ पर इवापोरेशन और कंडेंसेशन का डेफिनेशन आपको याद करना है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन, और चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर या टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये दो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, जो वाटर साइकिल है, इसका ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज, अब डिफरेंट वाटर बॉडीज हम पढ़े, क्या पढ़े? ओशन, सी, बे, गल्फ, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, लैक, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज है। और इन सारे वाटर बॉडीज, जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, इन सबों का पानी क्या होता है? रीच द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। एटमॉस्फेयर में किस रूप में पहुंचता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्योंकि हमारे आपके आसपास नदी है, तालाब है, गड्ढे हैं, उसमें जो पानी है, उसका पानी इवोपेरेट होकर के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, वो सब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है ना? और दिस एवोपेरेटेड वाटर इंटर्स द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये जो वाटर इवोपेरेट होता है, ये रिवर्स का, पॉन्ड्स का, स्ट्रीम्स का, लेक्स का, ओशंस का, जो डिफरेंट वाटर बने, इन सबों का पानी क्या होता है? इवोपेरेट होता है, टेम्परेचर वाष्प में कन्वर्ट होता रहता है। अब वाष्प में कन्वर्जन का जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इवोपेरेशन रेट उतना फास्ट होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा, इवापोरेशन रेट स्लो होता चला जाएगा। बट इवोपेरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो लगातार क्या होता है? चलता ही रहता है।
है, ये रुकता नहीं है। तो ये एटमॉस्फेयर में आता है किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जलवाष्प के रूप में आता है। और इट मूव्स विद द मूविंग एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। और एटमॉस्फेयर में जब वो वाटर वेपर के रूप में आता है तो हवा के साथ वो क्या करता है? मूव, क्योंकि वो भी गैसियस, एयर गैस है, वाटर वेपर भी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, ये हवा के साथ मूव करता है। और मूव जब करता है तो मूव करते करते क्या होता है ना, वो ठंडा हो जाता है वो वाटर वेपर। और जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर वो कंडेंस करता है, संघनित होता है। और ठंडा होकर के वो क्या कर देता है? वो छोटे छोटे जल के बूंद का निर्माण करता है। और वही छोटे छोटे जल की बूंदें आपस में मिल करके टुगेदर फॉर्म क्लाउड, बादल का निर्माण करते हैं। तो ये मूविंग एयर के साथ जो वाटर वेपर है वो क्या करता है? फॉर्म्स क्लाउड्स, बादलों का निर्माण करता है। और ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में जब वो वाटर वेपर आता है तो उसका हीट क्या होता है? लॉस। वाटर गर्म हुआ तो वेपर बना। अब वेपर का हीट जब लॉस होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। वाटर वेपर का हीट जैसे जैसे घटेगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। इस प्रकार वो वाटर वेपर जो है वो क्या होता है? फिर वापस वाटर के ड्रॉप्स के रूप में बन जाता है, जल की बूंदें बन जाती हैं। एंड विच फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। और वही वाटर वेपर फिर धरती पर आ जाता है किस रूप में? प्रेसिपिटेशन के लिए। कंडेंस किया, कंडेंस करके क्लाउड बनाया, क्लाउड से फिर रेन के रूप में अर्थ पर आया एज ए प्रेसिपिटेशन। इस प्रेसिपिटेशन में वर्षा के रूप में आ सकता है, स्नो बर्फ के रूप में भी, जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो स्नो बन जाएगा, हेल बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा जम के सॉलिड, उस रूप में वो रेन, स्नो और हेल के रूप में अर्थ पर वापस आ जाता है। इस प्रकार से जो वाटर का वॉल्यूम है वो कभी न घटता है न बढ़ता है, बस वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड, अब जो वाटर जमीन पर आता है वर्षा के रूप में, या तो रेन के रूप में, स्नो के रूप में, हेल के रूप में, स्लीट के रूप में, ये है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेन गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स और फ्लोज एज ए स्ट्रीम और रिवर्स। ये वर्षा का पानी क्या होता है? अब आकर के कलेक्ट हो जाता है कहाँ? तो पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, डिच में कलेक्ट हो जाता है, रिवर में कलेक्ट हो जाता है, ओशन में कलेक्ट हो जाता है। और जो छोटे छोटे पॉन्ड्स में जो जमा होते हैं वो पॉन्ड से होकर के फिर क्या होता है? वो चला जाता है वो स्ट्रीम, और स्ट्रीम से जाकर के मिल जाता है कहाँ? रिवर्स में। यानी कि तालाब, गड्ढे के पानी स्ट्रीम के थ्रू रिवर में मिलते हैं, और फिर वो रिवर कैरी द वाटर बैक टू द ओशन। और नदी फिर ये सारे स्ट्रीम, पॉन्ड के पानी को कैरी करके वापस कहाँ पहुंचा देता है? ओशन में। जो ह्यूज वाटर बॉडीज है, सबसे ज़्यादा पानी 97% वाटर जो है वो ओशन में ही कलेक्ट होता है। और जो वर्षा के रूप में जल आता है उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा स्ट्रीम के थ्रू रिवर में, और रिवर के थ्रू वो ओशन में वापस चला जाता है। और वाटर फ्रॉम देम अगेन गोज बैक इन द एटमॉस्फेयर। अब फिर वो सारा पानी बह के कहाँ चला गया? ओशन में, चूंकि ह्यूज वाटर बॉडीज है। अब फिर वहाँ वो वाटर क्या होता है? फिर इवोपेरेट होता है। ये इवोपेरेशन फिर जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ इवोपेरेशन ज़्यादा होगा। ओशन, सीज, इन सब जगहों पर क्या है? जो बे यहाँ वाटर बॉडीज बड़े हैं, ह्यूज हैं, फिर वहाँ इवोपेरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इवोपेरेट होकर के कहाँ आता है? एटमॉस्फेयर में आता है, हवा के साथ, एयर के साथ मूव करता है, फिर वो ठंडा होता है। ठंडा होकर के फिर क्या बन जाता है? क्लाउड का निर्माण करता है। फिर क्लाउड से फिर वो प्रेसिपिटेशन के रूप में अर्थ पर आता है। फिर अर्थ पर वो डिफरेंट जगह, ओशन में भी जमा होता है, पॉन्ड में भी जमा होता है, रिवर में भी, स्ट्रीम में भी, डिच में भी। और फिर ये पॉन्ड है ना, डिच के पानी जो होते हैं स्ट्रीम के थ्रू रिवर में पहुंचते हैं, फिर रिवर उसको कैरी करके ओशन तक पहुंचाता है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द नेचर। ये प्रक्रिया प्रकृति में निरंतर चलती रहती है। और यही जो प्रोसेस है, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, दैट वाटर वेपर फॉर्म्स
clouds and again rain comes to the earth. This process continues in the nature. This is called hydrological cycle. इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं या इसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं. दिस नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो वाटर का मूवमेंट है वो नेवर एंडिंग, कभी समाप्त नहीं होता. वाटर वेपर बना, वेपर क्लाउड बना, क्लाउड से वाटर फिर अर्थ पर आया प्रेसिपिटेशन के रूप में, फिर अर्थ से वाटर वेपर बना, फिर वेपर कंडेंस करके क्लाउड बनाया, फिर क्लाउड से क्या होता है वो प्रेसिपिटेशन के रूप में अर्थ पर आता है. तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है जिसमें वाटर का वॉल्यूम फिक्स रहता है. इसी को हम वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. ये प्रक्रिया जिस दिन रुक जाएगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट लेकिन जब ये प्रक्रिया कभी रुक जाएगी तो फिर लाइफ सर्वाइवल जो है वो बंद हो जाएगा, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. इसमें है ना जो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप देख रहे हैं, इसमें जो अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटेशन का वो क्या करता है, हाइड्रोलॉजिकल लाइफ जो साइकिल है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इट अट्रैक्ट्स वाटर वेपर बैक टू इट्स सरफेस. ये वाटर वेपर को वापस अपने सरफेस की तरफ क्या करता है, वापस खींचता है. हॉट हुआ तो थोड़ा ऊपर उठा, जब वाटर गर्म होगा तो वेपर बनेगा, वेपर गैसियस फॉर्म में है तो वो लाइटर होगा, गर्म चीजें ऊपर उठती हैं तो थोड़ा ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तो फिर अगेन जो ग्रेविटेशनल पुल है उस वाटर को क्या करता है, उस वाटर वेपर को वाटर के फॉर्म में वापस अर्थ की तरफ खींचता है. अब इसमें जो वाटर बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से बड़े बड़े वाटर बॉडीज में सबसे बड़ा तो ओशन है, ठीक है. वहीं पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं 97% से थोड़ा ज़्यादा वो कलेक्ट होते हैं. उस ओशन के बारे में हम लोग है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस ओशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन में भी जो डिफरेंट ओशंस, देयर आर 5 ओशंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पैसिफिक ओशन है लार्जेस्ट ओशन, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, साउदर्न ओशन है. नहीं, ये 5 ओशंस हैं. इन 5 ओशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं और इसमें कौन कौन से काम. ये वाटर बॉडीज है तो सिर्फ ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए ही फेवरेबल नहीं है, ये नेविगेशन में भी मदद करता है, ये ट्रेड में ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. ओके.